कोई भी सफलता हो, उसके लिए अगर 3 चीज को हम गांठ बांध लें तो वो सफलता हमसे दूर नहीं रहती है। सबसे पहला चीज कि हम समय पर अपना काम करें, और दूसरा कि काम को टाले नहीं, ठीक है। और तीसरा, नियमित हम अभ्यास में रहें। आप देखते होंगे कि अगर छोटी छोटी बूंद की ही बारिश अगर लगातार होती है तो नदी में विशाल जल राशि का निर्माण कर देती है। एक दिन हैवी बारिश हो जाए, नदी में उतने जल नहीं बनते जितने की लगातार बूंद बूंद की बारिश से बनती है। इसका अर्थ यह हुआ कि कम ही सही लगातार अगर प्रयास किया जाए तो सफलता हमें निश्चित मिल जाती है। ठीक है, 3 बातें। सतत अभ्यास, दूसरा काम को टालना नहीं है, और तीसरा कार्य को समय पर करना है। ये अच्छे व्यक्तित्व का सबसे बड़ा पहचान होता है। अगर समय पर कार्य करेंगे आप तो आपके पास समय रहेगा, और अगर समय पर कार्य नहीं करेंगे तो हमेशा आपके पास समय का अभाव होगा। और उन्हीं लोगों से आप हमेशा सुनते होंगे कि मेरे पास समय ही नहीं, मेरे पास समय ही नहीं। तो अब जरा सोचना ये बात का है कि जितने भी लोग महान लोग बने, क्या उनके लिए 48 घंटे का समय रहा? नहीं, वो उसी समय में महान बने और उसी समय में वो सबके लिए समय निकाले। इसका अर्थ है कि सबसे महत्वपूर्ण होता है कि समय को खर्च करने की कला सीखना। सफलता का 3 आधार है, ये तीनों को हमें व्यवस्थित करना है, और इस 1 महीना में कम से कम इस तीनों का उपयोग करिए। जो पढ़ना है उसको पढ़ डालना है, जो लिखना है उसको लिख डालना है। कम ही लिखना है लेकिन प्रत्येक दिन लिखना है। 1 महीना बहुत बड़ा नहीं होता और बहुत छोटी भी नहीं होती। पढ़ने वाले के लिए जो है सो बहुत बड़ा है, वो कर सकते हैं सब कुछ। नहीं करने वाले के लिए बहुत छोटा है, ठीक है ना। इसीलिए पुरुषार्थ की चीजें होती है। जितना कम समय उतनी अधिक मेहनत, उतने अधिक समर्पण, उतनी अधिक एकाग्रता। जैसे अभी से कुछ देर पहले जब हम लोग लिख रहे थे तो क्या लिखने के अलावा और कहीं कोई ध्यान था? तो जब लिखने के अलावा आपका कहीं कोई ध्यान नहीं था, क्यों नहीं ध्यान था? क्योंकि आपके ऊपर में एक समय का दबाव था और लिखने की जल्दबाजी थी। और उन्हीं संदर्भों में ये चीजें हैं। चलते हैं, हम लोग शुरुआत करते हैं। आपकी सफलता में जीएस का कंट्रीब्यूशन सबसे बड़ा होता है, और जीएस जो होता है वो संपूर्ण विषय का दृष्टिकोण होता है, और उसी दृष्टिकोण का उपयोग आप निबंध में भी करते हैं, क्योंकि वो विषय की संपूर्णता होती है और ये विषय का खंडित स्वरूप होता है। विषय में, कंटेंट में, टॉपिक में जो प्रश्न के अकॉर्डिंग, विचार के अकॉर्डिंग, समय के अकॉर्डिंग अलग अलग भाव के पक्ष को पूछ करके जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो जीएस के हो गए, और समग्र रूप में जो पूछे जाते हैं वो निबंध हो गए। आपको यही समझना है। चलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है जीएस में, वो सारा टॉपिक महत्वपूर्ण है। हम लोगों ने उसको बनाया है कि हमारे पास जो है सो 6 से 7 सेक्शन है, और उस 7 सेक्शन में सारे सेक्शन महत्वपूर्ण हैं। अब आ जाइए 68वीं बीपीएससी के लिए अगर हम एक कार्य योजना बना लें 38 दिवसीय, तो इस कार्य योजना में सबसे पहला चीज हमें यह देखना होगा कि ये संपूर्ण जीएस में जो प्रश्न पूछने का जो तरीका है वो क्या है। तो इस संपूर्ण प्रश्न पूछने का तरीका पर गौर नहीं करना है, क्योंकि उसी प्रश्न के अकॉर्डिंग
हमें अपनी रणनीति बनानी होगी। ठीक है, तो संपूर्ण तैयारी में जीएस में आपका सबसे अधिक जो प्रश्न है वो है आपका शॉर्ट नोट्स, मतलब लघु प्रश्न। तो प्रश्न का सेक्शन है, पहला है शॉर्ट नोट्स, दूसरा है लॉन्ग क्वेश्चंस, मतलब दीर्घ प्रश्न। ठीक है, अब यहां पर जो लघु प्रश्न है इनकी संख्या जो है वो आपको क्या है, तो इसकी संख्या है आपका 11 प्रश्न। क्या मैं या और कुछ जोड़ ही लीजिए। आपके 3 शॉर्ट नोट्स सेक्शन ए में, 3 शॉर्ट नोट्स सेक्शन बी में, इसी तरह से जीएस सेकेंड पेपर में 3, 3 और 3। बहुत ज्यादा हो गया, कल बताए थे टोटल कितना क्वेश्चंस है, तो आपके पास 15 शॉर्ट नोट्स है, इसको हमें ध्यान में रखना है। अब ये 15 शॉर्ट नोट्स है तो इसका अर्थ यह हो गया कि पूरे जीएस में टॉपिक पढ़ने का दायरा हमें बदलना होगा। ठीक है, क्यों, तो शॉर्ट नोट्स जो होता है ये व्यवहारिक प्रश्नों की संख्या बढ़ा देती है। पंद्रह शॉर्ट नोट से व्यवहारिक प्रश्न की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब यहाँ ये आपके पास अगर हम प्रश्न देखें तो ये जो प्रश्न हो गए, ये प्रश्न हो गए 2 और 3 इधर, मतलब क्वेश्चन हो गया 5 और शॉर्ट नोट्स हो गया 15। ठीक, तो 5 क्वेश्चन लिख करके आप 15 अलग अलग तरह के अप्रोच का परीक्षण हो जाएगा, तो दायरा बढ़ गया। अब इसके अलावा जब हम आएंगे तो अब यहां पर है लॉन्ग क्वेश्चन, तो लॉन्ग क्वेश्चन में भी व्यवहारिकता होती है, लेकिन यहां पर क्या होता है कि थोड़ा सा जो विश्लेषण पक्ष है वो अधिक होते हैं। इसी के संदर्भ में जो है सो हम लोग टॉपिक की शुरुआत करते हैं और सबसे पहला जो आज का सेशन लेते हैं जिसमें हम लोग 2 दिन समय रखेंगे, वो आज और कल, और वो समाप्त करेंगे हम लोग 2 दिन में इंडियन पॉलिटी। ठीक है, आज जितना हो सकता है वहां, बाकी सारा समय, चूंकि आज सेशन थोड़ा लेट भी हुआ था तो हम लोग उसको खत्म करेंगे। तो यहां आ जाए। ये इंडियन पॉलिटी जो है, सबसे पहले तो 125 नंबर का लगभग हम लोग तैयार करेंगे। लगभग इस 125 नंबर में अगर देखा जाए तो हमें तीन तरह के प्रश्न होते हैं। पहला व्यवहारिक, दूसरा समसामयिक और तीसरा
संवैधानिक मतलब परंपरागत या सैद्धांतिक। ठीक है, तो हम अभी के संदर्भ में अगर बीपीएससी की बात करेंगे तो ये दो प्रश्न अधिक पूछे जा रहे हैं। यूपीएससी हमेशा से पूछता रहा है, लेकिन बीपीएससी जो है वो इन प्रश्नों की संख्या जो है सो अब बढ़ा दी है। तो इसलिए पढ़ने के समय में हम इस दृष्टिकोण को लेकर के, इन चश्मे को लेकर के विषय का मूल्यांकन करेंगे। ठीक है, और इस तरह से हम शुरुआत करेंगे। अब आ जाए, इसमें हम लोग टॉपिक का चयन कर लेते हैं। हम व्यवहारिक से लेते हैं। इसमें सबसे पहले जो शुरुआत करते हैं वो कह रहे हैं निर्वाचन एवं लोकतंत्र। पहला टॉपिक, न्यायपालिका एवं लोकतंत्र। संसद लोकतंत्र का मंदिर। पंचायत लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। संघवाद वर्तमान संदर्भ। मौलिक अधिकार लोकतांत्रिक गतिशीलता। डीपीएसपी सामाजिक लोकतंत्र। सामाजिक न्याय सोशल जस्टिस। संवैधानिक निकाय एवं महत्व।
लोकतांत्रिक चुनौतियां। ठीक है, शुरुआत करें हम लोग। इसके अलावा आपकी जो इच्छा होती जाएगी हम लोग समयानुसार उसको ऐड करते जाएंगे। पहले खंड में हम लोग इतने सारे टॉपिक पर दृष्टिपात करेंगे और जरूरत पड़ने पर आपको जो लगेगा, मान लीजिए कि बहुत सारे लोगों की इच्छा होगी कि राज्यपाल आ जाए, मुख्यमंत्री आ जाए, तो वैसे हम ले आएंगे। आपके कॉन्फिडेंस के लिए आप जो भी प्रश्न पूछेंगे या कहेंगे वो सब हो जाएगा। ठीक है, क्या चीज? हाँ, अच्छा, तो हम इसमें आपको कहीं नहीं दिखाई दे रहा है वो। ये कह रहे हैं कि सर वो पार्लियामेंट में जो राहुल गांधी का आया है तो वो हमको चाहिए। ठीक है ना, तो आप जहां कहेंगे हम वहीं व्याख्या कर देंगे, यहाँ करेंगे तो यहीं भी कर देंगे, यहाँ चाहेंगे यहाँ कर देंगे। इसलिए हमने मतलब बने बनाए टॉपिक की तरह टॉपिक लिया ही नहीं। हम इस स्टाइल में टॉपिक लिया है जिससे कि मैक्सिमम शॉर्ट नोट्स बने, मैक्सिमम कंसेप्ट डेवलप हो जाए। इसलिए हमने अपने हिसाब से आपका टॉपिक डिजाइन किया है। नहीं तो मैं लिखा था यहाँ पर मौलिक अधिकार, डीपीएसपी, राज्यपाल, लोकसभा की शक्ति, राज्यसभा की शक्ति, राष्ट्रपति वगैरह वगैरह। क्या है कि नहीं? हमने ऐसा नहीं किया। हमने प्रेजेंट सिनेरियो में जो व्यवहारिक प्रश्न की संभावना है पहले हमने उस पर चर्चा कर ली, और बाकी फिर तो जो ट्रेडिशनल है वो तो आपका पढ़ा हुआ है, उस पर एक ब्रीफ किया जाएगा, अपने आप समझ जाएंगे। क्या है कि नहीं? एक बात बताइए, संविधान लागू होने से लेकर अब तक, ठीक है, संविधान को लागू होने से लेकर अब तक अगर देखा जाए तो क्या राष्ट्रपति के कार्य जो संविधान में विहित हैं वो वैसे के वैसे हैं या कुछ अलग हो गए हैं? ठीक है, हम अभी भी उसमें जब पढ़ते हैं तो वही विधायी कार्य, न्यायिक कार्य, ये कार्य वो कार्य, यही कार्य है। अब राष्ट्रपति के इन कार्य जो शक्ति तो वही है, अब बदला है क्या? तो समय के अनुरूप उस शक्तियों के प्रयोग करने के जो तरीके हैं वो बदल गए। नहीं, एक बात बताइए, संविधान में कुछ कुछ बातों पर चर्चा कर ले, नहीं मान लीजिए आज होगा तो कल से ही टॉपिक शुरू होगा, इसमें क्या लगा हुआ है? अगर मान लीजिए कि आपसे यह पूछा जाए कि बोलने की आजादी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान में आज तो नहीं लागू की गई। ये आर्टिकल 19 जब से संविधान लगा तब से है, तो उस 19 के स्वरूप में बदलाव आया है कि 19 बदल गया, वो 19 के जगह पर 22 हो गया या 22 19 हो गए। तो तैयारी के क्रम में हमें उन्हें उन मूल तत्वों को समझना है जो हम याद कर लेते हैं एक बार कि अच्छा ये ऐसा है, उसके बाद हम उसका प्रयोग अपने तरीके से करते हैं। ठीक है ना, जो स्थान जगह के हिसाब से होगा। कल जब आप अधिकारी बनेंगे तो आपको मूल सारा प्रशिक्षण दिया जाएगा, और प्रशिक्षण कहाँ होगी? तो एक सर्टेन कंडीशन में होगा,
लेकिन जब व्यवहार में उसका प्रयोग करने के लिए आप जाएंगे तो आपको वहां पर कई तरह के अंतर नजर आएंगे। तो वहां पर आप क्या करेंगे? उस सिद्धांत को हूबहू लागू करना चाहेंगे कि उस तरीके को उस परिस्थिति के हिसाब से व्यवस्थित करने का कार्य करेंगे? ठीक है, तो परिस्थिति के हिसाब से जब हम व्यवस्थित करना चाहेंगे तो यही व्यवस्थित करना ही व्यवस्था है, और यही व्यवस्थित करने का जो स्वरूप होगा ये समय के साथ बदलता जाएगा। ठीक है ना? जैसे कपड़ा, भोजन, वस्त्र, आवास। तो भोजन छोड़ दीजिए, वस्त्र की बात करते हैं। जब हम वस्त्र की बात करते हैं तो वस्त्र जो है वो मानवीय जीवन का, मानव की गरिमा का एक पहचान है। अब वो कपड़ा बदला है या कपड़ा का स्टाइल बदला है? सब समाज जब से प्रारंभ हुआ, जब से वो कपड़ा पहनना शुरू किया, उसको ज्ञान हुआ कि हमें कपड़ा पहनना चाहिए, तब से लेकर आज तक कपड़ा बदले या कपड़ा के तरीके और स्टाइल बदल गए। और वो स्टाइल हो सकता है कि आपके अपने ही जीवन काल में कई बार बदल जाए, कि कपड़ा बदलेंगे सो बताइए। ठीक उसी तरह से संविधान के वो मूलभूत जो तत्व हैं वो बेसिक तत्वों में लिखे गए हैं, वो सूक्ष्म तत्वों में लिखे गए हैं, जिसकी व्याख्या, समझ और उपयोग समय के साथ बदलता जाएगा। वो निर्भर करेगा कि उसको उपयोग करने वाला कैसा है और उसको किस परिस्थिति में, कैसे, किस रूप में उसको परिभाषित करता है। उसी के अनुरूप जो है सो उसके महत्व और उनके चीजें बदलेंगे। चलें, तो इसलिए हम लोग उसको उस रूप में देखेंगे। ठीक है ना? जैसे कि मान लीजिए कि आपने अभी राहुल जी के बारे में बोला है कि उनकी संसदीय सदस्यता जो है सो गई है। तो संसदीय सदस्यता ये यहां से रिलेटेड है, ये दोनों प्रक्रिया। कैसे? तो जैसे कि मान लीजिए कि आप अधिकारी हो जाए, आपकी नियुक्ति हो गई, और कल जो है सो आयोग यह कह दे कि ये नियुक्ति प्रक्रिया ही गलत है, आप उसमें अयोग्य आ जाए, तो आपकी जैसे ही अयोग योग्यता निरस्त होगी नियुक्तियां, ऑटोमेटिक आप पद से हट जाएंगे। तो निर्वाचन आयोग यहां जनप्रतिनिधि अधिनियम है, और उसी अधिनियम के अंतर्गत कोई भी सजा याफ्ता व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं हो सकता। ये तो आप लोग लिखते हैं जनप्रतिनिधि अधिनियम, या जो अहर्ताएं हैं विधायक या संसद बनने की, जो अहर्ताएं हैं, एलिजिबिलिटी हैं, उसमें ये चीज तो है ना कि वो सजा प्राप्त न हो, 2 वर्ष से अधिक की सजा न हुआ हो। ऐसा है कि नहीं? इसका अर्थ यह हो गया कि अगर उसे सजा मिल जाए या पहले से मिला हुआ हो तो दोनों ही स्थिति में वो अयोग्य हो जाएगा। न्यायालय ने उसे दोषी न ठहराया हो, अगर दोषी ठहरा दे तो इसका अर्थ हो गया कि जो जनप्रतिनिधि अधिनियम है उन्हीं का ये अनुपालन है। अब इससे 2 तरह के प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न कि यहां से, दूसरा यहां से, और तीसरा एक सामान्य, क्या? तो इससे न्याय की विश्वसनीयता लोकतंत्र में बढ़ती है। विधि सबके लिए समान होगा, यह सिद्धांत पुष्ट होती है।
जस्टिस इक्वलिटी जो है वो यहां से, तो दोनों चीजें आती है। तीसरा, राजनीतिक हथियार के भी रूप में हम इसको देख सकते है ना। तो इस तरह से इसमें ढेर सारे प्रश्न हैं जो हम लोग व्यवहारिक रूप में चर्चा करेंगे। टॉपिक हमारा इतना है, लेकिन प्रश्न यहां बहुत है। शुरुआत करें तो सबसे पहला निर्वाचन और लोकतंत्र हेडिंग दे दीजिए, यहां आ जाएगी। ये व्यवहारिक टॉपिक हुआ, और अगर इसको हम संवैधानिक रूप में लें जो आपकी किताब में लिखा है, तो वो है चुनाव आयोग। लेकिन हम चुनाव आयोग नहीं, हम चुनाव निर्वाचन, इलेक्शन, नॉट इलेक्शन कमीशन, क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक व्यवस्था है जिसका काम है चुनाव को संपन्न कराना। तो इसीलिए हमें जानना है चुनाव और चुनाव के महत्व को, ठीक है। और उसके लिए हमें देखना है ये, हम आयोग की नजर से चुनाव को देखें या चुनाव के नजर से आयोग को देखें, क्या है कि नहीं। तो इसलिए हमने यहां पर ये टॉपिक बनाया है, क्योंकि चुनाव और लोकतंत्र के इस संदर्भ में, तो इस संदर्भ में सबसे पहला प्रश्न जब हम लोग डिजाइन करेंगे तो डिजाइन करेंगे इस दोनों के बीच अंतर संबंध को, इंटर रिलेशन को। दूसरा, महत्व को। इसे लोकतंत्र की आत्मा क्यों कहते हैं। यह राष्ट्रीय पर्व के समान होता है, यह राष्ट्रीय पर्व है। इसे लोकतांत्रिक पर्व भी कहते हैं। चुनाव जो होता है वो लोकतंत्र का महापर्व होता है, इसलिए इसे राष्ट्रीय महापर्व भी कहा जाता है। ठीक है। फिर चुनाव पद्धति एवं दोष, चुनाव सुधार, फिर चुनाव आयोग। इस तरह से देखा जाए तो हमें सभी तरह के प्रश्न बन जाएंगे। ठीक है, तो आ जाइए। अब यहां पर जब हम लोग आएंगे तो लोकतंत्र का मतलब है कानून का शासन, और कानून का निर्माण
सभा के द्वारा होती है। और सभा का निर्माण चुनाव से होता है। सभा का निर्माण किससे होता है? चुनाव से। इसलिए चुनाव और लोकतंत्र एक दूसरे का पूरक है। प्रूफ हो गया? अगर ये शॉर्ट नोट्स आ जाए कि निर्वाचन या चुनाव और लोकतंत्र के बीच अंतर संबंध को स्पष्ट करें, कोई दिक्कत तो नहीं? तो आप कैसे लिखेंगे? ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि हम इस चीज को आपको जल्दी में हम लिखा कर दिखाते हैं, कोई दिक्कत? आप लिखिए तो 2 मिनट में, ठीक है ना? कहाँ कहाँ दिक्कत हुआ सो बताइए। नहीं, कुछ दिक्कत है सो बताइए। यहां हो गया कि रूल ऑफ लॉ और रूल मेक बाय असेंबली, असेंबली फॉर्म बाय इलेक्शंस। असेंबली किसके द्वारा था? रिप्रेजेंटेटिव्स, और रिप्रेजेंटेटिव्स थ्रू इलेक्शंस। तो जिस तरह का चुनाव होगा, जिस तरीके से चुनाव होंगे, उसी तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स सभा में इन करेगा और फिर उसी तरह के कानून बनेंगे। बात समझ गए? और यही कारण है कि चुनाव को लोकतंत्र का आत्मा कहा जाता है, क्योंकि लोकतंत्र शरीर होता है और चुनाव उसकी आत्मा होती है। अगर चुनाव की प्रक्रिया गलत हो जाए, या चुनाव में अगर दोष हो जाए, या चुनाव अगर गलत तरीके से हो, तो लोकतंत्र मृतप्राय हो जाती है। लोकतंत्र रहते हुए भी लोकतांत्रिक मूल्य नहीं रहता है, और जिससे व्यवस्था में दोष उत्पन्न हो जाते हैं। और यही इसका महत्व है, यही इसके बीच अंतर संबंध है। अब यहां पर अगर इसको हम आत्मा महत्व के रूप में देखेंगे, तो सबसे पहले चुनाव का क्या सबसे बड़ा महत्व है? एक लाइन में, तो चुनाव के माध्यम से राजनीतिक जवाबदेहिता अधिरोपित होती है। अगर चुनाव न हो तो तानाशाही हो जाती है। इसलिए लोकतांत्रिक डिक्टेटरशिप को कम करने का काम करता है कौन? चुनाव। ठीक है ना? इसीलिए इसे लोकतंत्र का सबसे बड़ा हथियार कहा जाता है, कि इसके माध्यम से हम एक प्रगतिशील और लोक कल्याणकारी लोकतंत्र का निर्माण कर सकते हैं। इसलिए अगर चुनाव लोकतंत्र में खत्म हो जाए तो वो फिर तानाशाही है, फिर वो डिक्टेटर है। लोकतांत्रिक गतिशीलता के लिए ये सबसे बड़ी चीज। तो आप ये भी बात समझेंगे कि लोकतांत्रिक जवाबदेहिता को चुनाव निर्धारित करती है, और इसीलिए चुनाव का एक समय अंतराल होता है। प्रत्येक आधुनिक लोकतंत्र में, प्रत्येक आधुनिक राज्य में चुनाव का एक समय अंतराल होता है, इसलिए जिससे कि वो राजनीतिक जवाबदेहिता को सुनिश्चित किया जा सके, जनप्रतिनिधि को जनता के प्रति उत्तरदायी बनाया जा सके, और सरकार प्रगतिशील नीतियों के द्वारा लोक कल्याण के कार्य को बल दे सके। दूसरे शब्दों में कहें तो लोकतांत्रिक तानाशाही को रोकने के लिए
चुनाव जैसी व्यवस्था लाई जाती है, जो चुनाव का महत्व होता है, और यही लोकतंत्र की आत्मा होती है। इसलिए चुनाव ना हो तो लोकतंत्र नहीं है, आप यही समझिए। क्योंकि चुनाव ये का मतलब होता है लोगों के मतों को व्यक्त करने का एक साधन। चुनाव के माध्यम से लोग क्या व्यक्त करते हैं? अपना मत, अपनी शक्ति, अपनी पावर। जैसे कि मान लीजिए कि हमारा लोकतंत्र इतना मजबूत क्यों है? क्योंकि सभी लोग अपनी अपने शक्ति से जिस व्यवस्था का निर्माण करते हैं वो लोकतंत्र होता है। आज हमारे प्रधानमंत्री या भारत के प्रधानमंत्री इतने मजबूत क्यों हैं? क्योंकि हम सभी लोगों ने अपना शक्ति उनको दिया है। वो 145 क्या करोड़ लोगों की शक्ति से एक सर्वोच्च शक्ति है वो, जिनके शक्ति से भारत संपूर्ण विश्व में प्रकाशमान है। ये किसके माध्यम से व्यक्त होता है? ये शक्ति किसी भी व्यवस्था में, किसी भी इकाई में, किसी भी पद में ये शक्ति कैसे अधिरोपित होती है? तो शक्ति को अधिरोपित करने का साधन होता है चुनाव। इसीलिए लोकतंत्र की आत्मा होती है चुनाव, क्योंकि उससे आम जनता अपने शक्ति एक व्यवस्था में निवेश करती है और उसी का लाभ लेकर के उसी शक्ति से वो व्यवस्था जनता का कल्याण करती है। बात समझ गए? चुनाव के माध्यम से सामान्य लोग अपने शक्ति अपनी व्यवस्था में, अपने जनप्रतिनिधि में निवेश करती है और जनप्रतिनिधि उसी शक्ति से नागरिकों का कल्याण करती है, राष्ट्र का नाम व्यवस्थित करती है। इसीलिए चुनाव किसी भी लोकतांत्रिक देश की आत्मा होती है और यही उसके महत्व का सबसे बड़ा कारण होता है। इसलिए यहां याद रखिएगा कि चुनाव के माध्यम से राजनीतिक जवाबदेहिता अधिरोपित की जाती है, होती है। दूसरा, लोकतांत्रिक नवाचार। लोकतांत्रिक नवाचार में वृद्धि होती है। ठीक है, नेक्स्ट। प्रगतिशील कार्य व्यवहार को बल दिया जाता है। सामाजिक न्याय, तथा कार्यक्रमों को प्रोत्साहन मिलता है। ठीक है, इसके माध्यम से जनता अपने अधिकार का प्रयोग करती है। लोकतंत्र में या भारत जैसे लोकतंत्र में, भारतीय लोकतंत्र में या हमारे संविधान, ऐसे जो भी कहें, सर्वोच्च शक्ति किसके पास है? जनता के पास। संप्रभु कौन है हमारे यहां? जनता। ठीक है, इसका अर्थ यह हुआ कि सारा अधिकार किसके पास है? लेकिन जनता इस अधिकार का प्रयोग स्वयं नहीं करती।
इस अधिकार के लिए वो एक निर्वाचित सरकार बनाती है, एक व्यवस्था बनाती है, अधिकारी बनाती है। और इसीलिए याद रखिएगा कि लोकतंत्र में अधिकारी तभी तक अधिकारी हैं, सरकार तभी तक सरकार में है जब जनता अपने अधिकार का प्रयोग नहीं कर रही है। अगर जनता अपने अधिकार का प्रयोग करने लग जाए तो अधिकारी की अधिकार और सरकार की व्यवस्था सब क्या हो जाएगी? प्रभावहीन हो जाएगी। क्योंकि सारा अधिकार, संपूर्ण ऑथोरिटी किसके पास है? जनता के पास है। इसलिए लोकतंत्र में ये जानना बहुत जरूरी होता है कि हमारा अधिकार क्या है। और जब लोग अपने इस अधिकार को जान लेते हैं तो जितना अधिक अधिकार को जानने लगते हैं उतना ही अधिकारी का जो कार्य है वो बढ़ जाता है। बात समझ गए? उस स्थिति में अधिकारी नहीं एक मैनेजर हो जाते हैं। जैसे अपने कार्यों को करने के लिए आप एक सहयोगी को रखते हैं जो मैनेजर के रूप में, तो आप अपना उसको अधिकार दिए हुए हैं कि हमारी अनुपस्थिति में आप काम करेंगे, लेकिन जब वो काम स्वयं करने लगेगा तो वो क्या हो जाएगा? बात समझ गए? तो इसीलिए ये काम हमेशा ही जनप्रतिनिधियों को आभास दिलाती है, अधिकारी को आभास दिलाती है। किसके माध्यम से? चुनाव के माध्यम से। इसीलिए चुनाव जनता को अपने शक्ति जानने का अवसर देता है कि आप समझिए कि आप क्या हैं। कोई दिक्कत तो नहीं? तो लोकतंत्र का वास्तविक अधिकारी, वास्तविक अथॉरिटी किसके पास है? और जनता इस अधिकार का प्रयोग कैसे करती है? चुनाव के माध्यम से, अपने जनप्रतिनिधि के माध्यम से। क्या सारा लोग संसद में जाके बैठ सकता है? नहीं। इसीलिए हम सरकार चुनते हैं जिससे कि हम व्यवस्थित रूप में व्यवस्थित समाज का निर्माण कर सके। और चुनाव उसी व्यवस्थित लोकतंत्र के निर्माण का साधन होता है। नेक्स्ट पॉइंट नोट कर लें। यह व्यवस्थित लोकतंत्र का हथियार है। यह व्यवस्थित लोकतंत्र का हथियार है। क्लियर? तो आ जाइए, इससे हमें दो प्रश्न मिला। पहला कि लोकतंत्र और निर्वाचन के बीच अंतर संबंध क्या है और लोकतंत्र में चुनाव का महत्व क्या है। ठीक, अब यहां से हम लोग तीसरा कि ये जो है आत्मा क्यों है, तो हम इसी को लिख करके हम प्रूफ कर सकते हैं कि ये आत्मा क्या है। तो चौथा शॉर्ट नोट्स। पांचवा है कि इसे हम राष्ट्रीय पर्व कहते हैं। क्या कहते हैं? राष्ट्रीय पर्व कहते हैं। इसका अर्थ होता है कि लोकतंत्र सबसे पहले यह राष्ट्रीय पर्व से अभिप्राय है चुनाव का आयोजन और संचालन। कोई दिक्कत तो नहीं? उसको समझने के लिए हम चलते हैं थोड़ा सा चुनाव आयोग के पास। संविधान में चुनाव आयोग का सबसे बेसिक और मूल कार्य क्या है? आप लोग पढ़े होंगे। अभी मैं अगर कहूं तो आप लोग ढेर सारा काम कर सकते हैं। ठीक है, और तो आपके पास ढेर सारा है, लेकिन मैं ये आपने कहा कि मतलब
चुनाव दल को दर्जा देना, मान्यता देना, ये देना, वो देना, आदेश देना, दर देना, ऐसे करना, वैसे करना। ठीक है, ये सारी बातें किताब की है। ठीक है, मुझे वो मूल चीज दीजिए जिसमें ये सारा काम निहित है। ठीक है, इसका एक ही कार्य है। नहीं, ये सब किताब की बात बोल रहे हैं आप। कुछ अपना तो बोलिए, अपना सोचिए ना। नहीं, इसका एक काम है, वो सब सेकेंडरी वर्क हो गया। ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि भोजन का क्या उद्देश्य है, तो आपके पोषक तत्व को बनाए रखना और स्वास्थ्य को मेंटेन करना, कहेंगे ना। या आप ये कहेंगे कि पनीर खाना, बटर मसाला खाना, ये बोलेंगे। कुछ लोग कहेगा भोजन का क्या उद्देश्य है, तो जो जीवन का उद्देश्य है, तो जीवन का उद्देश्य है गौरवपूर्ण जीवन, और गौरवपूर्ण जीवन का साधन है भोजन। वो भी नहीं, वो भी नहीं, अब कुछ भी नहीं। अब सुनिए आप, सब तो बाबू चुनाव में ही निहित है। चुनाव अच्छा हो जाएगा, सब अपने आप अच्छा हो जाएगा। आज वन नेशन वन चुनाव प्रणाली पर क्यों बात हो रही है? हम चुनाव सुधार समय की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग का, चुनाव आयोग का एक ही काम है मेरे नजर में, और जब मैं कहूंगा तो आप लोग भी मानेंगे ये बात। उसका एक ही काम है कि नागरिकों के द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग करवाना। भारत के नागरिक अपने मताधिकार का कैसे प्रयोग करें, यही उसका एकमात्र काम है, और उसी कार्य के लिए वो सारा प्रपंच रचता है। चाहे वो होर्डिंग लगवाना, बैनर लगवाना, पार्टी को व्यवस्थित करना, चुनाव चिन्ह देना, वोटर आईडी बनवाना, ये बनवाना, वो बनवाना, सब उसी कार्य का एक कार्य है। लोग जैसे, लोग यहां पर क्या देखे आप कि चुनाव के माध्यम से लोग अपने अधिकार का प्रयोग करते हैं। इसी अधिकार का प्रयोग करवाने के लिए हमारे संविधान में चुनाव आयोग है कि लोग अपने अधिकार का क्या करें, प्रयोग करें, और ये अधिकार कैसे, तो वो उसका सेल्फ विजन हो, इसीलिए उसको कहते हैं मताधिकार, उनका मत। कोई दिक्कत तो नहीं। इसीलिए उस अधिकार को हम क्या नाम देते हैं? मत। मतलब उनके मन में, अपने अंतःकरण से वो किसी भी व्यक्ति को चुन सकते हैं। क्या कोई किसी को दबाव दे सकता है? इसीलिए निष्पक्ष और जो गोपनीय चुनाव व्यवस्था है वो हमारे यहां है, जिससे कि हमारे मन में हो सकता है कि एक ही परिवारों में अपने राजनीतिक व्यवस्था के लिए लोगों के अलग अलग विजन हो। ये है क्या चीज? पॉलिटिकल इंडिपेंडेंसी। इस पॉलिटिकल इंडिपेंडेंसी को मेंटेन करने के लिए हमारे यहाँ प्रत्येक व्यक्ति को अपने मत प्रेजेंट करने का अधिकार है, और वो मत अपने इच्छा से प्रेजेंट करें, यही चुनाव आयोग का सबसे बड़ा काम है। ठीक है, अब आप उसमें जोड़ते जाइए और देखते जाइए। मान लीजिए हिंसा होगा तो मत का प्रयोग करेंगे, आपके बदले में कोई और वोट देगा तो मत का प्रयोग हुआ नहीं हुआ? तो अब उसी लिए जो है सो वोटर आईडी लगवाएंगे, वोटर आईडी से जो आधार जुड़वाएंगे,
हिंसा नहीं हो इसलिए पारामिलिट्री फोर्स रखेंगे, आपके पास अच्छे राजनीतिक दल जाएं, इसके लिए जो है सो चुनाव चिन्ह आवंटित करेंगे, वो राष्ट्रीय और गैर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देंगे, वो उसके लिए जनप्रतिनिधि व्यवस्था करेंगे। ये सारा जो प्रपंच रचा जा रहा है, ये सारा जो इतना सारा जो तामझाम होगा, ये ऑर्केस्ट्रा सब जो नाल मृदंग बजेंगे, वो किसके लिए बजेंगे? जिससे कि लोकतंत्र के जो सर्वोच्च शक्ति हैं वो सज धज करके आए और अपने मत का प्रयोग करें। क्या यही न है? क्योंकि लोकतंत्र का शहंशाह कौन? जनता। तो शहंशाह के स्वागत के लिए जो है सो ये व्यवस्था बन रही है, और उस व्यवस्था का निर्माण करना चुनाव आयोग का काम है। क्या है कि नहीं है? लोकतंत्र का शहंशाह कौन है? जनता है। तो शहंशाह का स्वागत कैसे होगा? यही ढाल मृदंग झोल सब बजा करके ना, उसको आप मान लेते हैं ओरिजिनल कार्य। वो ओरिजिनल कार्य नहीं है। सारा काम हो और शहंशाह आए ही नहीं, काम होगा? तो शहंशाह को अपने कहां से? राजभवन से निकालकर उस राजभवन तक लोगों के पहुंचाने के लिए जो व्यवस्था की जाती है, उसको सामान्यतः हम किताब में लिखते हैं, और वो उसका स्थूल कार्य है, और ये इसका सूक्ष्म कार्य है। उद्देश्य ये निहित है कि लोग अपने किसका प्रयोग करें? मत का प्रयोग करें, मताधिकार सुनिश्चित हो, मैक्सिमम से मैक्सिमम मताधिकार सुनिश्चित हो। और निर्वाचन आयोग का कोई भी चुनाव अच्छा तब माना जाता है जहां मैक्सिमम वोटिंग होती है, मैक्सिमम मत का प्रयोग होता है। हम कहते हैं कि इस बार अच्छा चुनाव हुआ, सारा व्यवस्था किया जाए, लेकिन लोग मत का ही प्रयोग नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे? लोग अपने अधिकार का प्रयोग करें, इसीलिए यहां पर गाजे वाजे मृदंग के साथ ऐड किया जाएगा, होर्डिंग लगाया जाएगा, क्या नहीं? उनको जागरूक किया जाएगा कि आप निकलिए। जिस तरह के वोटर होंगे उस तरह की उनके लिए साज सज्जा विन्यास की जाएगी। आपको पता होगा कि एक मत के प्रेजेंट करने के लिए भी निर्वाचन आयोग एक बूथ का निर्माण करती है। लोकतंत्र में मत का यही महत्व होता है, क्योंकि एक एक शक्ति मिल करके जनशक्ति का निर्माण होता है, और वो जनशक्ति का नाम ही लोकतंत्र है। ठीक है? प्रत्येक शक्ति को एक्युमुलेट करने का जो कार्य है वो करती है निर्वाचन आयोग। चुनाव एक प्रक्रिया होता है जिनसे प्रत्येक व्यक्ति के शक्तियों को एक्युमुलेट करके विशाल शक्ति बनाई जाती है, जिसका नाम होता है लोकतांत्रिक सरकार। समझ गए? अब आप लोगों को जो कहना हो सब सही होगा। अब क्लियर? तो क्या एक लाइन में क्या कह देंगे? इसमें सब निहित है। एक लाइन पकड़िए, आत्मा पकड़िए, बाकी खूब लिख दीजिए। ठीक है ना? तो हाँ, सेंटर यही ना है, सेंटर तो और कुछ नहीं है। ठीक है ना? हम शादी की संपूर्ण तैयारी कर लें, बारात भी लग जाए और दूल्हा आए ही नहीं, तो बिना बर का कैसा बारात रहेगा? क्या है कि नहीं है? तो लोकतंत्र का बर कौन है? जनता है ना। बात समझ गए? सारा सूझ हो जाए, सब कुछ हो जाए, बूथ सजा दे, सब व्यवस्था सजा दे, सब उसके आगत भागत में स्वागत है, और लोग निकले ही नहीं, तो लोकतंत्र रहेगा? ठीक है ना? आप कहेंगे वीडियो कैमरा लगाना, ये लगाना, वो लगाना, वो पहुंचाना, वोट बनाना, बैलेट लगाना, ये मशीन लगाना, वो करना, चुनाव सुधार करना। चुनाव में सुधार क्यों करेंगे? जिससे कि शहंशाह को कोई दिक्कत नहीं हो। शहंशाह घर से निकलेंगे नहीं, तो कोई बात नहीं, नहीं निकलिए, अब ऑनलाइन वोटिंग कर दीजिए। ये काम करना उनका है। क्या यही नहीं हो गया? इसी को हम लोग कहेंगे ऑनलाइन वोटिंग। ये हो गया सुधार। समय के अनुरूप ना हम सुधार चाहेंगे,
पुराने जमाने में जब दूल्हा निकलता था तो घोड़ी पर सज के जाते थे, पालकी से जो है सो लोग जाया करते थे, हाथी पर लोग चढ़ करके जाते थे। तो आज का ही ना हाथी है मर्सिडीज, आज ही का हाथी ना है जो वो फॉर्चूनर है जिससे दूल्हा जाते हैं। कि अंतर वही क्या क्या हुआ सो बताइए। चीजें वही रही, केवल प्रेजेंटेशन बदल गया। कल हम कागज पर वोट मारते थे, अपना मत मारते थे, आज हम इलेक्ट्रॉनिक मशीन में डालेंगे। अब ये कागज से मशीन तक का यात्रा तय करना ये कार्य है आयोग का, लेकिन हमारा कार्य एक ही है, लोग की कार्य एक ही है कि अपने मतों का प्रयोग करना। ये शाश्वत है, जब तक लोकतंत्र रहेगा तब तक रहेगा। ये देने का तरीका जो है सो बदल जाएगा, नगारे बदल जाएंगे, उनके स्वरूप बदल जाएंगे, लेकिन धुन वही रहेंगे, वो रहेगा लोकतंत्र। जनगण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, ये है इस नगारे की धुन। कोई दिक्कत तो नहीं। तो इस तरह से ये चीजें हैं। अब आइए इस चुनाव का आयोजन और संचालन। ठीक है, इसके माध्यम से क्या होता है, तो हम एक चुनाव का आयोजन करते हैं और इस आयोजन को ही हम राष्ट्रीय पर्व कहते हैं। ये आयोजन राष्ट्रीय पर्व है जिसमें जनता अपने पवित्र अधिकार का प्रयोग करती है। ठीक है, चले। लोकतंत्र का राष्ट्रीय पर्व है क्या चीज, चुनाव। और इस चुनाव से लोकतंत्र का पवित्र अधिकार उपयोग में लाई जाती है। ठीक है, लोकतंत्र के जो सर्वस्व है, शक्तिमान है, सर्वसत्ता है, वो अपने अधिकार जो है सो दूसरे को दे रहे होते हैं। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि लोकतंत्र का चुनाव शक्ति हस्तांतरण का एक साधन होता है जिसके माध्यम से जनता अपने शक्ति अपने जनप्रतिनिधियों को सौंपती है। कोई दिक्कत तो नहीं। तो इस तरह से, और यही कारण है कि चुनाव की प्रक्रिया से लोकतंत्र की प्रक्रिया निर्धारित होती है। चलें, अब आ जाइए कि अगर चुनाव गलत हो जाए या चुनाव की प्रक्रिया गलत हो जाए तो लोकतंत्र गलत हो जाएगा। तो अच्छा या बुरा लोकतंत्र को खोजने के लिए हमें कहां जाना होगा, चुनाव आयोग के पास नहीं, हमें उस चुनाव में देखना होगा कि हमारी क्या दोष है। हम आयोग में नहीं जाएंगे, आयोग तो व्यवस्था करती है। हम उस प्रक्रिया में तलाश करेंगे, उस पद्धति में तलाश करेंगे जहां से लोकतंत्र में वो दोष आता है। कोई दिक्कत तो नहीं। और लोकतंत्र का जो दोष है उसमें सबसे बड़ा दोष है जातिवाद, सबसे बड़ा दोष है संप्रदायवाद, सबसे बड़ा दोष है क्षेत्रवाद। ये सबसे बड़ी दोष है। आप लोग पूछेंगे क्या सर इस दोष के लिए केवल चुनाव जिम्मेदार है, तो हाँ है। हम दिखाएंगे आपको कि वो चुनाव की वो पद्धति है
जिसके आधार पर हम इस प्रक्रिया को और बढ़ा देते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं? कैसे? तो आइए चलते हैं, उसकी तलाश करते हैं। ठीक है, कि ये सारा दोष, लोकतंत्र का ये दोष चुनाव से कैसे निकलता है। तो भारत में चुनाव की जो पद्धति है, उस पद्धति में सबसे पहला पद्धति है फर्स्ट पास्ट वोट पद्धति सिस्टम। फर्स्ट पास्ट वोट सिस्टम। अब ये फर्स्ट पास्ट वोट सिस्टम है क्या, यहीं से निकालते हैं। बहुत सारी है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, डबल बैलेट सिस्टम, अनुपातिक मत प्रणाली। लेकिन लोकतंत्र का जो महापर्व है उसका निर्धारण इससे होता है, क्योंकि इस पद्धति से भारत के सभी आम चुनाव होते हैं। जितने भी जनरल इलेक्शन होते हैं वो सारे फर्स्ट पास्ट वोट सिस्टम से होते हैं, चाहे वो संसद का हो, मतलब लोकसभा का हो, या विधानसभा का हो, या ग्राम सभा का हो। ग्राम सभा का मतलब हो गया मुखिया, चाहे उनका इलेक्शन हो या फिर हम लोकसभा के इलेक्शन हो, ये सभी आम सभा जो होता है, आम चुनाव जो होता है, ये फर्स्ट पास्ट वोट सिस्टम से होता है। कोई दिक्कत? फर्स्ट पास्ट वोट सिस्टम क्या है? तो ये है पहले आओ पहले पाओ वाली बात है। उसको समझने के लिए उसको ऐसे समझिए कि इसमें 4 प्रत्याशी है। ठीक है, इस 4 प्रत्याशी में 100, 110, 120 और 121। ठीक है, इस चुनाव में इन चारों प्रत्याशी में विजय कौन होगा? कौन होगा? डी होगा। कोई दिक्कत तो नहीं? डी होगा। डी और सी में क्या अंतर है? 1 वोट का। दोनों बराबर है, लेकिन एक किसी भी कारण से बढ़ गया, ये संसद हो गए, विधायक हो गए, मुखिया जी हो गए। इनको इनके तुलना में कितना मिला? अब जरा उसको भी गणना नहीं करिए, आप ऐसे समझिए, इस 3 को एक जगह करिए। कोई दिक्कत? इस 3 को एक जगह करेंगे, कितना हो गया? 330। अब आइए, इसको कितना है? 121। मतलब ये अल्पमत बहुमत पर शासन करेगा, और करता है। तो पहला दोष, क्या ये बहुमत के प्रतिनिधि हैं? क्या इनको अधिक वोट मिला है? 50 प्लस 1 वोट मिला? नहीं मिला। ये मात्र 1 वोट से संसद बन गए, 1 वोट से विधायक बन गए, 1 वोट से जो है मुखिया जी बन गए। कोई दिक्कत तो नहीं? और यही इस चुनाव प्रणाली का सबसे बड़ा दोष है। कहिएगा क्यों? तो इसी के कारण इन्हें जाति आधारित वोट, संप्रदाय आधारित वोट, क्षेत्र आधारित वोट करने का मौका देता है। इसीलिए वो आसानी से अपने जीत का कैलकुलेशन और समीकरण बना लेते हैं, और इसी समीकरण और कैलकुलेशन के कारण लोकतंत्र में जाति, संप्रदाय, धर्म और क्षेत्र बढ़ता है, नहीं कि ये मिटता है। तो अब बताइए, ये दोष चुनाव में है या लोकतंत्र में है? जाति का राजनीतिकरण करने का अवसर कौन देता है? चुनाव। अगर चुनाव में ये पद्धति समाप्त हो जाए तो जातिकरण होगा?
सांप्रदायिककरण जो हम लोग किसी व्यवस्था का करते हैं, उस व्यवस्था के सांप्रदायिककरण का जो राजनीतिकरण होता है, उसका आधार क्या होता है, जिसको आप लोग सुनते होंगे सामान्य रूप से वोट बैंक, वोट बैंक। ये इसी का मूल्यांकन होता है कि हम किस वोट को कहां काटकर कैसे व्यवस्थित करके हम वहां से लीड ले लेंगे, जो आसानी से लिया जा सकता है। कोई दिक्कत तो नहीं। और यही इस फर्स्ट पास्ट वोट सिस्टम, जिससे हमारा जनरल असेंबली होता है, जिसके पास सबसे ज्यादा पावर है। हमारे संविधान में सबसे ज्यादा पावर किसके पास है, जनरल असेंबली वाले के पास या दूसरे चुनाव प्रणाली के वाले के पास? बताइए, हमारे शासन की, हमारे संविधान की वास्तविक शक्ति का प्रयोग कौन करते हैं, जनरल असेंबली से चुने हुए जनप्रतिनिधि या फिर आम चुनाव, दूसरे चुनाव पद्धति से चुने हुए लोगों के पास? किनके पास ज्यादा शक्ति है? और वो जनरल असेंबली का जो चुनाव होता है वो होता है फर्स्ट पास्ट वोट सिस्टम से, जहां पर जाति, धर्म, लिंग, संप्रदाय के आधार पर हम भेद कर सकते हैं। और यही भेद का राजनीतिकरण करके हम जो है सो ये दोष उत्पन्न हो जाता है। और यही कारण है कि स्वतंत्रता के बावजूद भी, इतने समय के बावजूद भी भारत में जातिवाद है ही। ये विडंबना है कि इतने समय के बावजूद भी जाति के आधार पर चुनाव, धर्म के आधार पर चुनाव, क्षेत्र के आधार पर चुनाव, लिंग के आधार पर चुनाव, स्थान के आधार पर चुनाव। ये क्यों? इसका मूल कारण है आपको इस प्रणाली में दोष, क्योंकि यहां आसानी से हम अपने लिए वोट बैंक का कैलकुलेशन कर सकते हैं। बात समझ गए? आपने कहा था ये कैसे, तो अब समझ में आया ये बात। और इसीलिए इस चुनाव प्रणाली को हम अल्पमत पर बहुमत पर अल्पमत का शासन कहते हैं। इसमें अल्पमत का किस पर शासन, बहुमत का शासन। कैसे करिएगा? तो ऐसे होगा, देख लीजिए, ये 121 लोग, ये अब आइए, ये जो है टोटल यहां पर गणना करिए, कितने लोग हैं यहां पर? 441, सॉरी 451। इस 451 लोगों का ये है सांसद, विधायक या मुखिया। लेकिन ये, इनकी जवाबदेही, इनकी तुष्टीकरण केवल इन लोगों के साथ रहती है। ये इन लोगों के साथ भेदभाव करते हैं। ये गणना करते हैं कि हमको ये वोट नहीं दिया था, यहाँ इस इलाका से वोट नहीं आया था, इन लोगों से वोट नहीं आया था, जबकि वास्तव में शासन में ये सभी के जनप्रतिनिधि हैं, या केवल जो वोट दिया उसका जनप्रतिनिधि है? ये सभी का जनप्रतिनिधि है। जब सभी का जनप्रतिनिधि है तो इस स्थिति में चाहे वो जीते या हारे, उनके लिए समान रूप से सबके लिए काम करना चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। बात समझ गए? वो इससे आसानी से कैलकुलेशन कर लेते हैं कि कहां से वोट हमको ज्यादा आया था और कहां से हम जीते हैं। इसलिए वो उनको हमेशा खुश करने में लगे रहते हैं जिसके बल पर वो जीतते हैं। और इस तरह से लोकतंत्र में राजनीतिक तुष्टीकरण की शुरुआत होती है। कोई दिक्कत? तो ये इसका मूल चीजें हैं, समझ गए? तो इस तरह से अगर अब हमें समय समय के साथ साथ क्या देखना होता है कि हम अपने चुनाव को कैसे व्यवस्थित करें। हमारे लोकतंत्र की चुनाव प्रणाली में पहला दोष। दूसरा क्या है कि हमारे देश में हमेशा ही चुनावी बिगुल बजा रहता है, एकदम हमेशा राष्ट्र में जो है सो चुनावी जो है सो नगारे बजते रहते हैं। और उस नगारे में जो हमारे लोकतंत्र के लोग होते हैं वो उसमें व्यस्त होते हैं, जिसके कारण जनप्रतिनिधि लोगों के कार्यों के बजाय हमेशा अपने चुनाव में व्यस्त होते हैं, जिसके कारण वो सरकारी कामकाज में डिले होता है, प्रशासनिक गतिशीलता में धीमी शिथिलता आ जाती है, जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा ये चीजें हैं। और यही कारण है, इन्हीं उद्देश्यों से एक राष्ट्र एक चुनाव की मांग हो रही है। ठीक है? इन सभी व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए एक संस्था हमारे संविधान के द्वारा बनाई गई है, जिसका नाम है निर्वाचन आयोग। ठीक है? अब वहां से अब परंपरागत आ गए, उसकी संरचना और उसका कार्य।
उसमें भी जो अधिकांश कार्य है वो आप समझ ही गए हैं, क्या है कि नहीं है। तो ये चीजें, कोई दिक्कत? तो आज की सेशन को मैं यहाँ विराम दे रहा हूँ। कल हम इससे भी तेज फास्ट से चलेंगे और वहां से क्लास को खत्म करेंगे। आप लोग केवल ये ध्यान रखिएगा कि आप समय से आएंगे और